गुड मॉर्निंग बच्चों। इस बार 20 जुलाई को जो आपकी क्विज होनी है उसमें पाठ 15 खाद्य संसाधनों में सुधार चैप्टर आना है आपका। ये चैप्टर वैसे तो मैं पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से करवा चुकी हूँ, पर फिर भी इसकी रिवीजन करवा रही हूँ एक बार दोबारा। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप उन वीडियोस को एक बार दोबारा देख लेंगे और 20 जुलाई को जो क्विज होनी है उसके लिए अच्छे से तैयारी करेंगे। बार बार फ़ोन करने पर भी, बार बार बच्चों को मैसेज देने पर भी बच्चे जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं क्विज में। 9th क्लास के सिर्फ 10 या 12 बच्चों ने ही क्विज किया, जबकि मैंने 25 के 25 बच्चों को फ़ोन किया था, उनको मैसेज डाले थे, लेकिन फिर भी बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए इस बार जो 20 जुलाई को क्विज होनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और चैप्टर जो आना है वो इस बार बिल्कुल आसान है चैप्टर, तो इसीलिए मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोशिश करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जो है हमारा चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें है वो क्या है, फसल। फसल किसे कहते हैं? जब हम एक ही प्रकार के पौधे को किसी बड़े स्थान पर लगा देते हैं, यानी बड़ी जगह यानी ज़्यादा जगह पर लगा देते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जैसे खेत में किसान जो है गेहूं की फसल लगाता है, इसका मतलब क्या है कि गेहूं के ही उसने बहुत सारे पौधे सारी जगह पर लगा दिए। तो एक ही किस्म के पौधों को जब किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। अब फसल जो है वो ज़्यादातर हम दो भागों में उसे बांटते हैं, एक है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो ज़्यादातर वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। अब हमारे भारत में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से लेके अक्टूबर तक के बीच में वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन से उदाहरण आएंगे? जैसे धान, धान मतलब चावल, सोयाबीन, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी क्या हैं? खरीफ की फसलें। ठीक है, दूसरी तरह की फसलें कौन सी है? रबी की फसलें। ये ज़्यादातर कहाँ कब उगाई जाती हैं? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु कब होती है? नवंबर से लेके अप्रैल तक के महीने तक जो है वो शीत ऋतु है। रबी की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं इन महीनों में। क्या उदाहरण है इनके? गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। तो अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस तरीके से आ सकता है? धान कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? तो आपको इनको जो उदाहरण दे रखे हैं हमने इनको याद करना है। या किस तरीके से पूछ सकते हैं, वर्षा ऋतु में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, खरीफ की या रबी की? तो आपने इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो क्या था? खाद और उर्वरक। अब खाद और उर्वरक में डिफरेंस जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो में समझाया था। खाद क्या होते हैं? यह एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखते हैं। यह पादप और जंतु अपशिष्टों के सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से प्राप्त होते हैं। खाद और उर्वरक में जो हमने सबसे बड़ा डिफरेंस बताया था वो क्या था कि जो उर्वरक होते हैं वो तो क्या कारखानों में बनाए जाते हैं, लेकिन जो खाद होती है ये क्या है? पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती हैं। इसके अंदर मैंने तब आपको हरी खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी बताया था। हरी खाद क्या होती है? जैसे बताया था कि कई बार फसल को उगाने से पहले कुछ फसलें जैसे पटसन, ग्वार, ये सब लगा दी जाती हैं और थोड़ी देर के बाद उनको क्या है, हल चला के मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है खेत की, उसे नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाती है, यानी कि वो अगली फसल के लिए तैयार हो जाती है। समझ में आ गई बात? तब जो खाद बनती है वो कौन सी होती है? हरी खाद होती है। ऐसे ही वर्मी कंपोस्ट हमने बात की थी। वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग करते हैं हम? केंचुए का। ठीक है, तो उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। जैसे मिट्टी खाद में तो क्या है कि सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, कोई कम मात्रा में और कोई अधिक मात्रा में। लेकिन जो उर्वरक है ये रासायनिक पदार्थ होते हैं और विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं, जैसे यूरिया। ठीक है, यूरिया में क्या होगा? नाइट्रोजन होगी सबसे अधिक। इसी तरह से अमोनियम सल्फेट, पोटाश, ये सभी क्या है? उर्वरक के उदाहरण है। ठीक है, तो जो मिट्टी और खाद जो है, इसके अलावा एक चीज और है, खरपतवार। खरपतवार क्या होता है कि कई बार जो हमारी फसल है उसके साथ कुछ अवांछित पौधे भी उग जाते हैं। अवांछित मतलब जो हमें नहीं चाहिए। अब वो पौधे जो उग गए हैं तो वो क्या करेंगे?
उनको भी अब ग्रोथ करनी है, उन्हें भी बढ़ना है। तो जो हम अपनी फसल के लिए पोषक तत्व डालेंगे या जो जल डालेंगे या जो भी सूर्य से प्रकाश लेके वो अपना भोजन बनाएंगे, हमारी फसल जो है वो सभी कौन उसमें हिस्सेदारी कर लेगा? ये अवांछित पौधे भी उसमें हिस्सेदारी कर लेंगे। अब क्योंकि ये हिस्सेदारी कर लेंगे तो जो हमारी फसल है उसे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारी फसल की वृद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो हमें समय समय पर इन खरपतवार को उखाड़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ खरपतवार तो जानवरों और मनुष्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। ये हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसमें अगला है पोषक तत्व। अब जैसे बेटा सभी को वृद्धि करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो पौधे हों चाहे वो मानव हो। तो पोषक तत्व जैसे हम अपने शरीर को की वृद्धि करवाने के लिए या अपने शरीर को अच्छे से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है, और उन पोषक तत्वों को हम विभिन्न तरह के अपना जो खाना खाते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे हम जो भी अनाज खाते हैं, गेहूं, चावल, उन सब से हमें सबसे अधिक क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही हैं जिनसे हमें सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। व्रत वाले दिन देख लो, जब भी कोई मनुष्य व्रत रखता है तो शाम होते होते उसे कैसा लगता है कि एनर्जी बिल्कुल कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने उस दिन अनाज नहीं खाया होता, रोटी नहीं खाई होती। ठीक है, तो जो हम रोटी खाते हैं गेहूं की, उसके अंदर सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दालों से क्या मिलते हैं हमें? प्रोटीन। फल और सब्जियों से भी अधिक मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? विटामिन, खनिज लवण, और कम मात्रा में क्या मिलते हैं? प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ मैंने डाउन एरो लगाया है ना, ये नीचे का निशान, इसका क्या मतलब है? कम मात्रा में। फल व सब्जियों से अधिक मात्रा में क्या मिलते हैं? विटामिन, खनिज लवण, और कम मात्रा में क्या मिलते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किससे मिलेंगे? दालों से। वसा किससे मिलेगा सबसे अधिक? जो भी हम वसा वाली चीजें जैसे घी है, मक्खन है, इन सब से वसा मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज्यादा किससे मिलता है? अभी हमने बात की थी किससे? अनाज से। ठीक है, तो जिस प्रकार मानव को पोषक तत्व चाहिए, इसी प्रकार पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुछ पोषक तत्व पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं और कुछ पोषक तत्व जो हैं वो कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो वो पोषक तत्व जो कि अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं, जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वृहत पोषक। ठीक है, लेकिन जो पोषक तत्व कम मात्रा में चाहिए होते हैं पौधों को, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक। अब इनके उदाहरण भी पेपर में आ सकते हैं कि वृहत पोषक यानी पौधों को अधिक मात्रा में कौन से पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो क्या है ये? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, कौन से अधिक मात्रा में चाहिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक क्या होते हैं? जो कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं। कौन कौन से? आयरन, मैंगनीज, बोरान, जिंक, कॉपर आदि। ये वृहत पोषक जो या सूक्ष्म पोषक जो पौधों को चाहिए होते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं? वो कहाँ से मिलेगा पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम या आयरन, जिंक? ये उन्हें मिलता है खाद से या उर्वरक, जो कि समय समय पर हम उनकी वृद्धि के लिए डालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हवा। हवा से पौधों को क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन। और पानी का सूत्र क्या है? H2O। तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो पानी से क्या मिलता है पौधों को? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो है 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको आप अच्छे से पढ़ लो, पुरानी वीडियोस भी देख लो। कल हम मिश्रित खेती और अंतरा फसलीकरण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों।